बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर हम तारीख़ की का मुताला करें तो बेशुमार ऐसी हिस्ट्रीज़ के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो पाकिस्तान में शुरू से ही गलत होती आ रही हैं। लेकिन मौजूदा हालात में अगर हम इलेक्शन का, जमहूरियत का, कानून या आइन की बात करें तो हमें तारीख़ के झरोकों में झांकने से ये पता चलता है कि माजी में पाकिस्तान के अंदर ये जो जमहूरियत का ड्रामा रचाया जा रहा था, ये जो जमहूरियत के नाम पे एक नाम नहाद किस्म की जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जा रही थी, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसके पीछे असल जो बात थी वो ये थी कि दो जमातें होती थी, एक सरमायादार और एक जागीरदार। यानी सरमायादार अगर आता तो जागीरदार उसकी सपोर्ट भी करता और अपनी बारी का इंतज़ार करता, और फिर जब सरमायादार हारता तो उसकी जगह जागीरदार आ जाता। यानी ये दो निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम और सरमायादाराना निज़ाम था जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करते, जीतते, कभी हुक्मरान बनते, ब्यूरोक्रेट्स बनते, या किसी भी पोस्ट पे अगर निज़ाम चलाने के लिए वो आते तो इन दोनों तबकों में से कोई एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस मुल्क का हुक्मरान होता। बाकी जो आम आदमी, जिसे आप मुतवस्सित कहें, या जिसका ताल्लुक़ न सरमाए से है न जागीर से है, या जिसका बाप दादा परदादा किसी तरह से अंग्रेज़ों का ग़ुलाम नहीं रहा, तो वो फिर आम आदमी की तरह चक्की पीसते पीसते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता था। लेकिन इसी जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम के बीच में फिर एक ऐसा शख्स, एक ऐसी सियासी जमात का शख्स आया, नज़रिया लेके आया, जिसका ताल्लुक़ न सरमाए से था न किसी जागीरदाराना निज़ाम से था। वो इमरान खान, जिसने अपनी ज़िंदगी आम आदमी की तरह शुरू की। वो मेहनत करता गया, अपनी स्ट्रगल करता गया, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो समाजियात का मैदान हो, चाहे वो खिदमत का मैदान हो, या फिर वो सियासत का मैदान हो। इमरान खान की फितरत के अंदर ना सरमाए का नशा था और ना जागीरदाराना किस्म का कोई तकब्बर था। उसे पता था कि मैं मेहनत करूँगा, जीतूँगा, और मेहनत करूँगा तो आगे जाऊँगा। इसके अलावा उसके पास कोई और नज़रिया नहीं था। और इसी चीज़ को जब वो सियासत के अंदर आया तो उसने पाकिस्तान में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, और करते करते उसने अवाम के अंदर वो एक नई क्लास सियासत के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसने पिछले 70 सालों से एक वोट भी नहीं दिया था। वो लोग या तो घरों में सोए रहते थे इलेक्शन वाले दिन, या फिर बैरूनी मुल्क होते थे, या अपने काम काज में लगे रहते थे। उन्हें पता था कि यहाँ पे जीत या सरमाए की है या जागीर की है। अब हम वोट दें या ना दें, सब कुछ फिक्स है, इसलिए वो नहीं जाते थे। लेकिन वो जो नशा था सरमाए का और जागीरदाराना निज़ाम का, वो आज तक नस्ल दर नस्ल ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, सियासतदानों के अंदर, और इसी तरह से सरमाए और जागीरदारों से पैदा होने वाली जो नस्ल थी, जो सोच थी, उनके अंदर पैवस्त थी, और वो नशा, वो खुमार उन्हें उतरता नहीं था। और आते हुए जब उन्होंने ये देखा कि इमरान खान एक ऐसा शख्स ऐसी सोच लेकर इस मैदान में, इस सियासत में, इस मुल्क में आ गया, जिसने ये दावा कर दिया कि ये मुल्क हमारा है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे कानून होना चाहिए, यहाँ पे आइन होना चाहिए, यहाँ पे जमहूरियत होना चाहिए। अब वो जो आम आदमी था, जिसका ताल्लुक़ मिडल क्लास से था, या जिसका ताल्लुक़ सियासत से नहीं था, जिसे पता था कि मेरे पास न सरमाया है न जागीर है और मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, उसे एक सोच मिली, एक विजन मिला, एक नज़रिया मिला, और उसने बोलना शुरू कर दिया। जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो वो बोलते बोलते 70 सालों का जो उसके अंदर वो जो खौफ था, वो जो उससे दुश्मनी थी, वो जो समझता था, वो जो सोया हुआ शऊर था, वो जागा, और उसने पाकिस्तान के अंदर
90% तक लोगों के अंदर ये शऊर बेदार कर दिया कि आप अगर इस मुल्क में हैं तो कानून, आइन, जमहूरियत और इस मुल्क के अंदर आम आदमी को भी इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। माजी में ये चीज़ें किताबों की हद तक मिलती थी और सिर्फ पढ़ने की हद तक मिलती थी कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अमली मुजाहरा उसमें नहीं था। इमरान खान जब इन सरमायादाराना लोगों से और जागीर के खमार में, नशे में चूर मुतकब्बर लोगों से जब टकराया तो उन्हें होश आया कि ये तो हमारा सत्यानाश हो रहा है। फिर उन्होंने अपने हाथ पांव मारने शुरू किए और फिर हम पिछले 2, 3, 4 सालों से देख रहे हैं कि रियासत की ताकत मुसलसल एक इमरान खान से टकरा रही है, सिर्फ इसलिए टकरा रही है कि उसकी तवज्जो अवाम से हटे या अवाम इमरान खान की तरफ से मायूस हो या अवाम फिर इस निज़ाम, इस सिस्टम, इस जमहूरियत, इस कानून से बेबस होकर, मायूस होकर पीछे हट जाए। लेकिन इसके अंदर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि दुश्मनी या नफ़रत को डंडे ताकत की ज़ोर से नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये अंदर ही अंदर पलती रहती है। जैसे ही मौका मिलता है किसी शख्स को, वो अपना बदला, अपना इंतकाम, दुश्मनी चाहे वो वोट की पर्ची से ले या किसी जगह पे फ़ैसला करके ले या किसी जगह पे हक़ राय दे से वो दे, वो अपना इंतकाम लेता है। जो हालिया इलेक्शन हुए, चाहे उन जनरल इलेक्शन हों या फिर ये जो ज़िमनी ड्रामे जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, हैरत की बात यह है कि सरेआम धांधली नहीं, ऐसा लफ्ज़ शायद पाकिस्तान की उर्दू की डिक्शनरी में अभी तक नहीं मिला जिसे इस्तेमाल करके ये कहा जाए कि मौजूदा दौर में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ, कानून के साथ, जमहूरियत के साथ हो रहा है, जो इलेक्शन के साथ हो रहा है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो शायद कि उसका हक अदा हो, नहीं वो मिल रहा। चाहे हम उसे धांधली कहें, 2 नंबरी कहें, फ्रॉड कहें, जुल्म कहें, जबर कहें, कुछ भी कहें, ये सारे लफ्ज़ इस मौजूदा निज़ाम में जो कुछ हो रहा है, ये लफ्ज़ छोटे हैं। ये जो 21 सीटों पे, जिसमें से 11 जो थी वो सूबाई असम्बली की थी, 5 जो थी 16 जो थी वो सूबाई असम्बली की थी और 5 जो थी वो कौमी असम्बली की थी। इनके अंदर सरेआम धांधली के रिकॉर्ड तोड़े गए, वोट डाले गए, पूरी बुक्स ठप्पे लगाकर डाले गए, फिर ज़बरदस्ती RO DRO से फॉर्म 45 के ऊपर साइन लिए गए और फिर ये कहा गया कि नून लीग जीत गई, पीपल्स पार्टी जीत गई और PTI हार गई और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चोर चक्के डाकू हों या फिर इस फॉर्म 47 से के ज़रिए से आने वाली हुकूमत हो, इनके लोगों को, सियासतदानों को, मीडिया में बैठे टाउट और अपनी जहानत को बेचने वाले लोगों को ये बयानिया मिल गया कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ रही है। यहाँ पे एक हैरत अंगेज़ किस्म का सवाल पैदा होता है, सोच यानी समझ नहीं आती कि जब सरेआम ये नज़र आ रहा है कि ये धांधली हुई, ये मारा गया, ये ठप्पे लगे, ये सब रिकॉर्ड पे मौजूद है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, इनकी वीडियो बनी हुई हैं, इनकी तस्वीरें बनी हुई हैं, फिर इन सब को बड़ी डिटेल से डिनाई कैसे किया जाता है। यानी ऐसी है जैसे किसी शख्स को कत्ल करके ये कहा जाए कि 100 बंदों ने देखा कि उसे गोलियां मारी गई या उसे छुरी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन बाद में ये कहा जाए, सब ये कहें कि इसने तो किसी पहाड़ से छलांग लगाई है और ख़ुदकुशी की है और सारे कहें हाँ जी इसने कत्ल नहीं किया, इस ये कत्ल नहीं हुआ, ये ख़ुदकुशी की है इसने। यानी इस तरह की हैरत अंगेज़ तौर पे इस मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून है, जो आइन है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो अदलिया है, जो फ़ैसला साज इदारे हैं, वो भी इस बयानिए को सच मानकर तो खामोशी से लोगों को ये राह दे रहे हैं कि ऐसा है। इसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा है? शायद कि वो अवाम को मायूस करना चाहते हैं, शायद कि वो इस सिस्टम को, वो जो बिल्कुल आखिरी टाइम पे जैसे मुर्गा या मुर्दार जानवर जिसकी सांसें निकल रही होती हैं किसी पत्थर में, किसी गार में, किसी खड्डे के अंदर, तो वो तड़प रहा होता है, इस तरह से ये सरमायादाराना निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम अपनी आखिरी सांसों में वहाँ पे फड़क रहा है।
لیکن اسے ابھی جان نہیں نکل رہی، موقع نہیں مل رہا، شاید کہ یہ اس لمحے میں پہنچا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، جیسے کوئی شخص امیر ہو، کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو، اور وہ پھر اپنے اس دولت کے نشے میں اس کی جو آگے ایک نسل ہے وہ بھی بے روزگار رہے، کچھ نہ کرے کیونکہ اسے باپ کی دولت ہے، آگے آنے والے دوتے پوتے بھی اسی طرح سے کچھ نہ کریں، ان کے اندر بھی وہی نشہ وہی خمار ہوتا ہے، کیونکہ دادا پردادا کی کمائی ہوئی دولت ہے اور اس میں وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ دولت ختم ہوتی ہے، اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو نسل ہوتی ہے، وہ جو ایک پورے کا پورا کنبہ اس دولت کے اوپر عیاشی کر رہا ہوتا ہے، وہ آخر اس غربت کے لائن کے اندر پہنچتا ہے، اور پھر اس کی وہ جو پھڑ پھڑاہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت پاکستان کے اندر جو نظام ہے، یہ سرمایہ دارانہ یا جاگیردارانہ نظام اب آخری اس دھچکوں کے اندر ہے، کیونکہ 3 نسلیں پہلے یہ اپنی ساری عیاشیاں کر چکے ہیں۔ اب آخری جیسے مہارانی ہوں یا بلاول زرداری ہوں یا موجودہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جو اپنے دادا پردادا کی اس راہ پہ چلتے ہوئے ابھی سیاست کے اندر بیوروکریٹس یا اس طرح سے نشے میں ہیں، اور وہ بھی انہیں پتہ ہے کہ اب یہ نظام سے ہم ٹکرائے ہوئے ہیں اور شاید ہم اب کامیاب نہ ہوں۔ یہاں ضروری نہیں کہ عمران خان باہر آئے یا عمران خان آئے گا تو اب تبدیلی آئے گی۔ اس نے تبدیلی کر دی، اس نے وہ سوچ دے دی، اس نے نظام کے ساتھ ٹکر دے دی۔ اب آنے والا وقت خود اس چیز کا حساب لے گا، اور یہ جو جھوٹے بیٹھے قاضی اور یہ جو منصف لوگ ہیں، یہ جو مقتدر لوگ ہیں، ان کا انجام شاید اب وقت خود کرے گا، اور یہ جو سر عام ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی آنے والا وقت تاریخ ان کو سیاہ حروفوں میں لکھے گی، اور یہ اپنی موت آپ مریں گے، اور تاریخ کے اندر ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق جھوٹے مکار فریبی فراڈیے 2 نمبر کرپٹ قسم کے تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا، اور اب انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دن میں جو ڈیولپنگ سٹوری آتی ہے، اس کے اندر یہ 2 نمبر فراڈ کرنے والے مزید کون سے جھوٹ فراڈ تیار کریں گے، اور کس طرح کی جمہوریت، آئین اور قانون کو دھوکہ دینے کے لیے عوام کو بیوقوف بنائیں گے۔ ایک بار جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔